बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड और वेलोसिटी फ़िज़िक्स में दो अलग अलग चीज़ें हैं। बज़ाहिर ये एक जैसी लगती हैं, लेकिन असल में अलग अलग चीज़ें हैं और ये बहुत ज़्यादा मिलता जुलता कॉन्सेप्ट है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के कॉन्सेप्ट को अगर हम एक कदम आगे बढ़ाएं तो हमें स्पीड और वेलोसिटी हासिल होती है। स्पीड और वेलोसिटी सीधे सीधे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से ही बनी है। तो ये वो दो नई क्वांटिटीज़ हैं जो पिछली क्वांटिटीज़ से बनी हैं। इसको समझने से हमें ये भी पता चल जाएगा कि फ़िज़िक्स में नई क्वांटिटीज़ कैसे बनती हैं। आपको याद होगा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में हमने ये डिस्कस किया था कि ए और बी के दरमियान अगर कोई भी रास्ता इख्तियार किया जाए, ज़रूरी नहीं कि वो सीधा हो। जैसे दो शहरों के दरमियान पहाड़ होता है, ठीक है, और उसमें बल खाता हुआ रास्ता हो सकता है, लंबा टेढ़ा रास्ता हो सकता है, रास्ता जैसा भी हो, ठीक है, उसको, उस पाथ को, उस रास्ते को जो ज़रूरी नहीं कि सीधा हो, उसको हम डिस्टेंस कहते हैं और एस से ज़ाहिर करते हैं। अगर ए और बी के दरमियान हम किसी तरह उस पहाड़ में शॉर्टकट बनाएं, जैसे टनल बोरिंग मशीन होती हैं, हालांकि ज़मीन गोल है, ज़मीन पे कोई रास्ता सीधा नहीं है, लेकिन अगर टनल से बोर करके हम एकदम स्ट्रेट रास्ता बनाने में कामयाब हो जाएं तो वो रास्ता सबसे ज़्यादा शॉर्टकट होगा, ठीक है। उस रास्ते को हम एस एरो से रिप्रेजेंट करते हैं और उसका नाम होता है डिस्प्लेसमेंट। ओके। तो ऐसा ही शॉर्टेस्ट रास्ता साइंसदान ज़मीन पर भी बनाना चाहते हैं, क्योंकि ज़मीन पर रास्ते शॉर्टेस्ट नहीं हैं, क्योंकि ज़मीन गोल है इसलिए। ओके। तो एक बहुत ही अजीब और हैरत अंगेज़ कॉन्सेप्ट है जिसका डिस्प्लेसमेंट से बड़ा गहरा ताल्लुक़ है और स्पीड और वेलोसिटी से भी। ओके, कि हम ज़मीन में एक शहर है, मसलन एक शहर है एक्स और एक शहर है वाई, ठीक है। एक्स शहर और वाई शहर में ज़मीन के एक साइड पे एक्स शहर वाक़ है और दूसरी साइड पे वाई शहर वाक़ है। तो हम टनल बोरिंग मशीन्स की मदद से हम इसमें एक सीधी टनल बना दें, पूरी ज़मीन की क्रस्ट मेंटल को पार करते हुए। ओके। और इसमें जब हम ट्रेन चलाएंगे तो चाहे फासला एक ज़मीन के एक कोने से दूसरे कोने तक क्यों ना हो, क्योंकि वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा और ग्रेविटी खींचेगी उसको, तो ट्रेन हमेशा 42 मिनट में पहुंच जाएगी। कहीं भी ज़मीन पर कोई एक शहर से दूसरे शहर, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, ठीक है, 42 मिनट में ट्रेन पहुंच जाएगी विदाउट फ्यूल, बग़ैर इंजन के। लेकिन वो ट्रेन मुड़ेगी नहीं, ठीक है, वो मुड़ नहीं सकेगी, उसमें मुड़ने वाली कोई बात नहीं होगी, क्योंकि वो डिस्टेंस पर नहीं बल्कि डिस्प्लेसमेंट पर मूव कर रही होगी। उसका जो तय किया गया फासला होगा वो शॉर्टेस्ट होगा, वो डिस्प्लेसमेंट होगा। ओके। तो ये एक कॉन्सेप्ट है, लेकिन इस पर अभी तक अमल दरामद नहीं हो सका है। ये इसमें सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है ना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसमें क्या है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। अक्सर जहन में सुनते ही ये बात आती है कि भाई क्या प्रॉब्लम है, फिर ऐसा बनाया क्यों नहीं है, ठीक है। वो ये है कि अर्थ की क्रस्ट के बाद जो मेंटल है ना, उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। ज़मीन के अंदर की जो लेयर्स हैं, क्रस्ट के अंदर मेंटल और कोर हैं, इनका जो टेम्परेचर है वो 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है और लोहा सिर्फ 1500 डिग्री सेंटीग्रेड पे पिघल जाता है। अब आप देखें, हमारे पास कोई ऐसा मटेरियल है नहीं जिससे हम ट्रेन बनाएं या ऐसी मशीन बनाएं जो इसको बोर करे, अंदर जाके मेल्ट हो जाएगी, बोरिंग वाली मशीन ही मेल्ट हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए ये बड़ा मसला है। ग्रेविटी ट्रेन के रास्ते की तरह डिस्प्लेसमेंट हमेशा स्ट्रेट होता है, ठीक है। इसमें इसकी सिमत तब्दील नहीं होती। दो खूबियाँ होना इसमें लाजमी है। एक तो इसकी डायरेक्शन फ़िक्स होगी, डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। दूसरा ये है कि ये शॉर्टेस्ट होगा। ओके, जब डायरेक्शन चेंज नहीं होगी तो जाहिर सी बात है ये शॉर्टेस्ट होगा, ठीक है। तो डायरेक्शन का फ़िक्स रहना इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात है, ठीक है। डायरेक्शन का फ़िक्स रहना इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात यही है कि इसकी डायरेक्शन फ़िक्स होगी। अब हम ज़रा इसी कॉन्सेप्ट को एक कदम आगे बढ़ाएं, ठीक है। इसी ग्रेविटी ट्रेन की मिसाल लेते हैं कि अगर दो ट्रेन्स हैं, ठीक है, एक ट्रेन ज़मीन के अंदर टनल से मूव कर रही है, बिल्कुल सीधी टनल से मूव कर रही है, ठीक है। एक ये ट्रेन है और ये एक फ़ासला तय करती है, मसलन ये फ़ासला तय करती है 1000 किलोमीटर का, ठीक है, और ये अंदर से फ़ासला तय करती है। और एक ट्रेन है बाहर से मूव करती है,
और वो 3000 किलोमीटर का फासला तय करती है। ओके, तो अगर इसने ये 3000 किलोमीटर का फासला 30 घंटों में तय किया, ठीक है, इसको हम 30 आवर से डिवाइड कर देते हैं, और इसने, क्योंकि ये ग्रेविटी ट्रेन है, ठीक है, ये तो बहुत कम टाइम में ये फासला मूव करेगी, ये अपना फासला तय करेगी। मसलन हम और हमारी ग्रेविटी ट्रेन इस 1000 किलोमीटर के फासले को तकरीबन आधे घंटे में तय कर रही है। 42 मिनट को मैं कह सकता हूँ तकरीबन आधा घंटा। ओके, तकरीबन आधे घंटे में तय कर रही है। तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा तकरीबन 100 किलोमीटर पर आवर। ओके, 100 ही आएगा ना? यस, 100 आएगा। लेकिन जो हमारी ग्रेविटी ट्रेन है, जब हम इसको 0.5 से डिवाइड कर रहे हैं तो इसकी रफ़्तार है तकरीबन 0.5 से जब हमने इसको डिवाइड किया तो ये आएगा 2000 किलोमीटर पर आवर। ये जंगी जहाज़ की रफ़्तार से मूव करेगी, ठीक है, आवाज़ की रफ़्तार। और ये बात सच भी है, अगर ग्रेविटी ट्रेन बन जाती है तो वो इसी तरह बहुत अल्ट्रा हाई स्पीड में मूव करेगी, ठीक है, सुपरसोनिक वेलोसिटीज़ के साथ मूव करेगी। अब आप देख सकते हैं कि ये 2000 किलोमीटर पर आवर और ये 100 किलोमीटर पर आवर, ये आम स्पीड की रफ़्तार है और ये ग्रेविटी ट्रेन है हमारी। इन दोनों में ना एक ख़ास बात है, ठीक है, वो ये है कि इसमें इसकी सिमत फिक्स नहीं है, क्योंकि ज़मीन गोल है, हर पॉइंट पे इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। लेकिन इसकी ख़ास बात ये है, ग्रेविटी ट्रेन का पाथ जो है ना वो बिल्कुल स्ट्रेट है, ठीक है, ये तीर की तरह सीधे जा रही है। इसलिए इस रफ़्तार को, ये भी 100 किलोमीटर पर आवर है, एक मखसूस वक्त में, यानी 1 घंटे में एक फ़ासला तय किया जा रहा है, ये भी 1 घंटे में एक मखसूस फ़ासला तय कर रही है। ये जो फ़ासला तय किया जा रहा है ये टेढ़ा है, और ये जो फ़ासला तय किया जा रहा है बिल्कुल सीधा है, ठीक है। इसलिए इस क्वांटिटी का एक अलग नाम बन जाता है, इसका एक अलग नाम बन जाता है। हालांकि ये भी किलोमीटर पर आ रहा है, ये भी किलोमीटर पर आ रहा है, हर लिहाज से एक जैसे हैं, लेकिन इसका अलग नाम है और इसका अलग नाम है। इसको हम कहते हैं स्पीड, ये जो आम रफ्तार है, ठीक है, आम ट्रेन है, इसकी मूवमेंट को हम स्पीड कहेंगे, और ग्रेविटी ट्रेन की मूवमेंट जो है इसको हम कहेंगे वेलोसिटी, क्योंकि ये मखसूस सिमत में होगी। ओके, ठीक है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट फिज़िक्स में जो वेलोसिटी का है, आम बंदे इस कॉन्सेप्ट को यूज़ नहीं करते, आम लोगों को इससे कोई वास्ता भी नहीं है, इस चीज़ का, आम लोगों को इस चीज़ से वास्ता नहीं है। फ़िज़िक्स का वेलोसिटी के साथ वास्ता है। 2 पिक्चर्स हैं, इनको मैं इग्नोर नहीं करना चाहता। एक पेरीग्रीन फैल्कन की पिक्चर आपके सामने, ये दुनिया का सबसे तेज़ तरीन क्रीचर है, शहरों में भी रहता है, जंगलों में भी रहता है। 200 किलोमीटर पर आवर से ऊपर स्पीड, तकरीबन 300 को तक के करीब जाता है ये। आप यूँ समझ लें कि हाई स्पीड स्पोर्ट्स कार जैसे फेरारी वगैरह होती है, ये उतनी स्पीड से उड़ता है, ठीक है। और ये कबूतर का शिकारी है, ठीक है, कबूतरों को हवा में शिकार कर सकता है। कबूतर की टॉप स्पीड 165 किलोमीटर पर आवर होती है, ठीक है, और इसकी आप समझ लें 200-250 से ऊपर मूव कर लेता है, तो ये आराम से पकड़ लेता है। लेकिन कबूतर डॉज करता है उसको, कबूतर भी इतना लावारिस नहीं है, ठीक है, कबूतर इसको डॉज करता है और अक्सर डॉज करने में कामयाब हो जाता है, लेकिन फिर भी ये बड़ा ज़बरदस्त शिकारी है। इसके अलावा चीते की तस्वीर है, इसको भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। 70 लिखा हुआ है लेकिन 110 को टच करता है, ठीक है, 110 किलोमीटर पर आवर पर नियरली मूव करता है ये, लेकिन सिर्फ 1 मिनट तक, 1 मिनट में इसका जिस्म गर्म हो जाता है और फिर इसको रुकना पड़ता है, ठीक है। और इसका जो शिकार होता है हिरन, उसका स्टेमिना ज़्यादा है, वो 1 मिनट से ज़्यादा टाइम तक, वो 65 की रफ़्तार मूव करता है, 65 किलोमीटर पर आवर से, लेकिन वो ज़्यादा देर तक दौड़ सकता है, उसका स्टेमिना ज़्यादा है। बहुत अमेजिंग क्रीचर्स हैं। तो यहाँ से आपको स्पीड का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा और वेलोसिटी का। अब हम इनके फार्मूलों को भी ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। वेलोसिटी का जो फार्मूला है उसमें दोनों, एक बात तो हमें पता होनी चाहिए, दोनों टाइम से डिवाइड हो रहे हैं। ओके, वेलोसिटी में क्या चीज़ टाइम से डिवाइड होती है? डिस्प्लेसमेंट। और स्पीड में क्या चीज़ टाइम से डिवाइड होती है? डिस्टेंस। ये बगैर एरो के है और ये एरो के है, इसमें मखसूस सिमत होगी और इसमें मखसूस सिमत नहीं होगी, ठीक है। ओके, अगर हम इनके यूनिट्स की बात करें, ठीक है, कि इनको किस में मेजर किया जाता है, वेलोसिटी और स्पीड दोनों को किलोमीटर पर आवर में भी मेजर किया जाता है और मीटर्स पर सेकंड में भी, ठीक है। ज़्यादातर आपने देखा होगा गाड़ियाँ किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से, ठीक है, किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर का मतलब ये होता है कि
इतने घंटे में अगर गाड़ी इसी तरह चलती रहे, मसलन एक गाड़ी 60 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रही है, इसका मतलब ये है कि अगर 1 घंटा इसको चलाते रहो तो 60 किलोमीटर तय कर लेगी। ठीक है। और अगर हम 10 मीटर पर सेकंड कहते हैं कि कोई चीज़ 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है, इसका मतलब ये है कि वो हर सेकंड में 10 मीटर तय कर रही है। यस सर। ठीक है, हर सेकंड में 10 मीटर। ओके। एक सेकंड गुजरेगा तो 10 मीटर तय करेगी। ठीक है। फिर 2 सेकंड में 20 मीटर तय करेगी, फिर 3 सेकंड में 30 मीटर। इस तरह वो हर सेकंड में 10 मीटर तय करती जाएगी। इसका मतलब होता है 10 मीटर पर सेकंड। अब यहाँ से ना एक फ़िज़िक्स में नया कॉन्सेप्ट शामिल हो जाता है। ठीक है, वो है यूनिफॉर्म स्पीड और यूनिफॉर्म वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट। ठीक है। अगर गाड़ी हर सेकंड में, आप सेकंड का यूनिट ले लें या मिनट का यूनिट ले लें, हर यूनिट में एक जितना फासला तय करे, इसको हम यूनिफॉर्म स्पीड कहते हैं। अब क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनकी यूनिफॉर्म स्पीड है और क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनकी यूनिफॉर्म स्पीड नहीं है? इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ें हैं जिनकी स्पीड बदलती नहीं है। आप देखिए, ज़मीन के गिर्द चाँद की हरकत बदलती नहीं है। इस चीज़ की कोई दलील है? नहीं है। आप देखें, हर बार चाँद एक ही जितना टाइम लगाता है। ठीक है। हमेशा इसका 30 दिन या 30 दिन में ये अपीयर हो जाता है। ऐसा हुआ है कभी 4-5 दिन लेट हो गया हो? नहीं, ऐसा नहीं है ना। इसी तरह हमारा साल है 365 दिन में कंप्लीट हो जाता है। इसका मतलब ज़मीन सूरज के गिर्द यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है। ठीक है। स्पेस में ज़्यादातर चीज़ें इसी तरह यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही हैं। हाँ, तब उनकी रफ्तार बदलती है जब उनकी दूसरी किसी चीज़ से टक्कर हो जाए या कोई दूसरी चीज़ उनको कशिश करे, खींचे, फिर उनकी रफ्तार बदलती है, वरना यूनिफॉर्म रहती है। ग्रेविटी ट्रेन जो है ना, आप कह रहे हैं कि क्या ग्रेविटी ट्रेन यूनिफॉर्म है? ग्रेविटी ट्रेन की वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं होगी। उसकी वजह ये है, देखें, वो बीच में तेज़ हो जाएगी, फिर स्लो होनी शुरू हो जाएगी। स्लो तेज़ वो झूले की तरह होगी। ग्रेविटी ट्रेन झूले की तरह मूव करेगी। देखें, आपको एक मैं मिसाल देता हूँ। आप एक पाइप ले लें ना, ठीक है, एक पाइप ले लें आप, उसमें आप एक छोटी सी बॉल डाल लें, पाइप के इधर भी हाथ रख लें और इधर भी हाथ रख लें। अब आप इस पाइप को ऊपर नीचे करें तो ये जब मूव करेगी, ठीक है, तो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेगी? नहीं। ठीक है, शुरू में स्लो होगी, फिर तेज़ होती जाएगी। फिर इस तरफ से इसको ऊपर उठा दें, इसको नीचे कर दें, फिर स्लो होकर फिर इधर तेज़ होनी शुरू हो जाएगी। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव नहीं करेगी। वो झूले की तरह, ये चीज़ झूले की तरह मूव करेगी। झूला जैसे होता है ना, ठीक है, झूलता है, बीच में तेज़ और किनारों पे फिर स्लो होता जाता है, फिर तेज़ फिर स्लो, फिर तेज़ फिर स्लो, ये झूले की तरह मूव करेगी। ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं है। ओके। आपको एक चीज़ है, अगर दरिया के किनारे आप खड़े हो जाएं, गहरा दरिया है, ठीक है, जिसका पानी उछल नहीं रहा है, एक तसलसल के साथ जा रहा है, दरिया या नहर, ठीक है, उसमें आप कोई पत्ता या गेंद फेंक दें और वो आप देखें वो साथ साथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही होगी। उसके बहाव में कोई ख़ास फ़र्क नहीं आ रहा होगा। ये है कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है। एरोप्लेन अपनी बुलंदी पे जा रहा है, आप उसको देखेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा। सैटेलाइट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहे होते हैं। ठीक है। ओके। सितंबर की हवाएं हैं, ठीक है, सितंबर की हवाओं में लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, तो हवा की आवाज़ हो सकती है इसमें, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा। हवा भी वो है यूनिफॉर्म, हवा भी, वाकई आपने सही कहा, ये जो सितंबर की हवा मूव कर रही है, ठीक है, हवा भी ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ही मूव करती है। जब तक कोई दरख्त या कोई ऑब्स्टिकल इससे टकराए नहीं, ठीक है, तब तक इसकी रफ्तार में कोई ख़ास फ़र्क नहीं आता। ख़ास तौर पर हमारे एटमॉस्फेयर में ऊपर जो हवाएं मूव कर रही हैं वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही हैं, क्योंकि उधर तो कोई दरख्त और रुकावटें नहीं है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। अब ये यहाँ पे एक पिक्चर है, इसको भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। लीडार भी कह सकते हैं इसको, लाइडार भी कह सकते हैं आप इसको। लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग, लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग। रेडार का छोटा भाई है ये, ठीक है। रेडार होता है रेडियो एक्टिव डिटेक्शन एंड रेंजिंग, ये मिलिट्री के पास होता है, जिससे ये जहाज़ों का पता लगाते हैं, आर्मी वाले, एयरफोर्स वाले। और ये जो लाइडार है ये मोटरवे और हाईवे पुलिस के पास होता है, और ये मोड़ों के ऊपर और सेंसिटिव जगहों पे बैठे होते हैं, और ये ऑन करके, और ये तेज़ रफ्तार गाड़ियों पे लेज़र बीम फेंकते हैं। लेज़र बीम जाके गाड़ी से टकराती है
और वापस आती है तो उनकी रफ़्तार बताती है, ठीक है। वजन। नहीं, सिर्फ रफ़्तार बताती है। अगर रफ़्तार गाड़ी की कानूनी लिमिट से ज़्यादा हो तो फिर उसको उसका चालान कर दिया जाता है, गाड़ी वाले को रोक के उसका चालान कर देंगे, ठीक है। तो ये लाइडार से ना इनको पता चलता है कि गाड़ी की स्पीड क्या है, ओवर स्पीड में तो मूव नहीं कर रही, ठीक है। और इससे ना ये हादसात से बचाव में मदद मिलती है। ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बड़ी अच्छी मिसाल इन्होंने दी है कि एक पैरा ट्रूपर जब पैराशूट खोलता है ना, उसके बाद वो एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ नीचे आ रहा होता है, बिल्कुल बराबर रफ्तार के साथ, फिर उसकी रफ्तार नहीं बदलती। अगर पैराशूट ना खोले फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं होगी, फिर तो रफ्तार बढ़ती जाएगी और बड़े ज़ोर से टकराएगा ज़मीन से और मर जाएगा। ये पैराशूट क्या करता है, ये अपोजिट फोर्स पैदा करता है, इसका ये वज़न नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है और ड्रैग फोर्स अपोजिट एक्ट करती है, तो ये इसको बैलेंस कर देती है और इसकी रफ्तार यूनिफॉर्म हो जाती है। ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया बुक में, वाकई बड़ी वैलिड अच्छी एग्जांपल दी है इन्होंने कि जैसे पैरा ट्रूपर पैराशूट खोलता है ना, वो एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करता है, यानी हर सेकंड में वो बराबर फासला तय कर रहा होता है। हाँ, जो आप मिसाल दे रहे हैं ना, उसको बलून कहते हैं, हॉट एयर बलून। उसमें आग इसका इस्तेमाल किया जाता है और बड़ा सा बलून होता है, ठीक है, वो ऊपर जा सकता है। ये सिर्फ उतरने के लिए इस्तेमाल होता है, ये ऊपर जा सकता है। और ये बात आपकी ठीक है कि ये भी ऊपर जाके यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेगा, बिल्कुल आपने ठीक मिसाल दी है कि क्योंकि हवा के साथ मूव करता है ना, तो ये बिल्कुल यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करता है। यू आर राइट, बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो अब ये अगर हम इस पैराशूट की मिसाल ले लें, तो पैराशूट ना सिर्फ यूनिफॉर्म स्पीड है बल्कि इसको हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी कह सकते हैं, क्योंकि इसकी डायरेक्शन भी चेंज नहीं होती, ठीक है। मखसूस इसकी डायरेक्शन भी सीधी नीचे की तरफ होती है क्योंकि ज़मीन इसको अपनी तरफ खींचती है। अब हम इनको पढ़ लेते हैं ज़रा, इनकी डेफिनेशंस को जो बॉक्सेस में लिखी हुई हैं, और बाकी कॉन्सेप्ट तो आपको समझ आ गया होगा। अब सबसे पहले हम स्पीड को पढ़ते हैं, ओके। द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज़ कॉल्ड स्पीड। इकाई वक्त में, यूनिट टाइम मतलब एक मखसूस वक्त में जिस्म जितना फासला तय करता है, जैसे 1 सेकेंड, 1 मिनट, 1 आवर ले लें, जो भी ले लें आप, उसमें ऑब्जेक्ट जितना फासला तय करता है वो उसकी स्पीड कहलाता है, ठीक है। 1 सेकेंड में जितना तय करे तो मीटर पर सेकेंड, ठीक है। 1 सेकेंड में जितने मीटर तय कर ले वो स्पीड होगी। 1 मिनट में जितने कर ले, ठीक है, या 1 आवर। अ बॉडी हैज़ यूनिफॉर्म स्पीड इफ़ इट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। यूनिफॉर्म वेलोसिटी उस वक्त होती है जब बॉडी कवर करती है इक्वल डिस्टेंसेस, बराबर फासले, इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, बराबर टाइम में। बराबर टाइम मसलन आप 1 सेकेंड रख लें, तो हर सेकंड में फासला जो तय किया गया है ना, वो बराबर होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए किसी सेकंड में ज़्यादा तय किया है, किसी में कम तय किया, तो फिर यूनिफॉर्म नहीं होगा। हर सेकंड में एक जितने फासले तय हों, बिल्कुल एक जितने, तो फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी। और इसकी मिसालें आपके सामने। अब वेलोसिटी की डेफिनेशन है, द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी इज़ कॉल्ड इट्स वेलोसिटी। किसी जिस्म की डिस्प्लेसमेंट की शरह रेट कहते हैं शरह को। शरह क्या होती है, फिज़िक्स में कोई चीज़ टाइम के हिसाब से बदले, टाइम के लिहाज से चेंज हो, उसको हम रेट कहते हैं, शरह। हालांकि दुकान पे आप रेट कहते हैं पैसे को, ठीक है। पैसे की कमी बेशी, क्या कितना लेगा, कितना देना पड़ेगा, वो रेट होता है, ठीक है। फ़िज़िक्स की दुनिया में पैसा नहीं है, ठीक है। फ़िज़िक्स की दुनिया में जो अहमियत है ना, वो टाइम की है, ठीक है। टाइम के हिसाब से तब्दीली आती है, ठीक है। तो फ़िज़िक्स में जब टाइम आपको डिवाइड में नज़र आएगा, वक्त के हिसाब से किसी चीज़ की तब्दीली को देखा जाएगा, वक्त के हिसाब से, पैसे के हिसाब से नहीं, वक्त के हिसाब से, उसको हम रेट कहेंगे। तो वक्त के हिसाब से डिस्प्लेसमेंट जितना तय होगा, आपको पता है डिस्प्लेसमेंट मखसूस सेंट में होता है, तो वक्त के हिसाब से जितना डिस्प्लेसमेंट तय होगा, एस एरो वाला तय होगा, वो उसकी वेलोसिटी कहलाएगी, ठीक है। इज़ कॉल्ड इट्स वेलोसिटी। इसलिए इसका फॉर्मूला d/t, ठीक है। d डिस्प्लेसमेंट को ज़ाहिर कर रहा है, d/t, ठीक है, ओके। तो ये इसका फार्मूला। यूनिफॉर्म वेलोसिटी आपको पता है कि अ बॉडी हैज़ यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ़ इट कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, हाउएवर शॉर्ट द इंटरवल में बी। चाहे उसका इंटरवल यानी उसका वक्फा कितना ही कम क्यों ना हो, चाहे कितना ही कम क्यों ना हो, जितना कम टाइम आप ले लें, बॉडी हमेशा इक्वल डिस्प्लेसमेंट तय करे, ठीक है। चाहे आप उसको सेकंड में मेजर करें, चाहे आप उसको मिनट्स में मेजर करें, चाहे आप उसको घंटे में मेजर करें, उसका तय किया गया जो डिस्प्लेसमेंट है
वो बराबर होना चाहिए, ठीक है। इसको हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहेंगे। Yes. और इसके साथ ही हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ न्यूमेरिकल्स और प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स हैं, और देन फिर हम एक्सेलरेशन की तरफ आ जाएंगे, ओके। और Okay. कुछ ग्राफ्स को डिस्कस करेंगे।